नमस्कार, मैं कृति एटवाल नानक मता पब्लिक स्कूल की कक्षा 11वीं की शिक्षार्थी हूँ। आज मैं पेशावर विद्रोह के नायक चंद्र सिंह गढ़वाली के जन्मदिन 25 दिसंबर को केंद्र में रख स्कूली बच्चों को आजादी के आंदोलन के विभिन्न पहलुओं से अवगत कराए जाने की रचनात्मक शिक्षक मंडल उत्तराखंड की मुहिम के तहत राहुल सांकृत्यायन की पुस्तक वीर चंद्र सिंह गढ़वाली के अध्याय गिरफ्तारी का वाचन कर रही हूँ। चंद्र सिंह ने हथियारों को बेकार समझकर उन्हें जमा कर देना ही अच्छा समझा। मोटरों से निकल आए बटालियन के सारे सिपाहियों को प्लाटून के नंबर के क्रम से फालीन होकर अपने प्लाटून कमांडरों के अधीन कोत में राइफल और दूसरा सामान रखना था। राइफल कोत ए कंपनी के पास ही था। वहां बटालियन का क्वार्टर, गादर, दफ्तर, राशन, गोदाम आदि सब थे। सभी लोग अपनी अपनी राइफलें लिए ए कंपनी की ओर आ रहे थे। ए कंपनी के नंबर 1 प्लाटून के कुछ सिपाहियों ने उन्हें हॉल्ट होने का संकेत किया। संकेत पाते ही सब बैठ गए। प्लाटून कमांडर सिपाहियों को लात से धक्का देते थे, लेकिन कोई सिपाही कोत में जाने के लिए खड़ा नहीं हो रहा था। सभी बटालियन के 800 जवान अपने हथियारों से लैस होकर यहाँ एक जगह खड़े थे। बारूद तैयार थी, सिर्फ एक चिंगारी की जरूरत थी। लोगों में बहुत जोश था। ए कंपनी के सिपाही बेतरतीब होकर इधर उधर घूम रहे थे। चंद्र सिंह ने 15 साल फौज की नौकरी की थी, लेकिन उन्होंने सिपाहियों की ऐसी चेष्टा नहीं देखी थी। सभी सिपाही बड़े गंभीर थे। एक दूसरे से वह बात नहीं करते थे, लेकिन अपने मन में उनकी बात चल रही थी। चंद्र सिंह उनके नेता थे, लेकिन उनके भी समझ में यह नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। उन्होंने नारायण सिंह को बुलाकर पूछा, भाई जी, अब क्या किया जाए? अगर हथियार उठाया जाए तो आप लोग चंद मिनटों के मेहमान हैं। अंग्रेज गोरी पलटन को लाकर हमें भून देंगे। अगर हथियार डालने के लिए कहें तो आप यह नज़ारा देख रहे हैं, किस तरह राइफलों को कोत में जमा कराएं। नारायण सिंह ने कहा, आपकी क्या राय है? चंद्र सिंह ने कहा, भाई जी, भलाई तो इसी में है। अगर 1 घंटा और राइफलें हाथ में रही तो भयंकर परिस्थिति का सामना करना पड़ेगा। 800 गढ़वालियों की लाशें यहाँ तड़पती रहेंगी। दूसरी तरफ जिन लोगों को कल पेशावर शहर में आपने गोलियों का शिकार होने से बचाया था, वही लोग हमारी गोलियों के शिकार बनेंगे यदि हमने उधर जाना स्वीकार किया। यदि हम अपनी राइफलों को अंग्रेजों की ओर घुमाएं तो भी हम कब तक उनका मुकाबला करेंगे? हमारे पास राइफल पीछे 100 गोलियां हैं। यह कब तक काम देंगी? हमारे ऊपर वह हवाई जहाजों से बम गिराएंगे। दूसरी पलटनों के साथ हमारा कोई संबंध नहीं हुआ है। हमें आशा नहीं है कि वह हमारा साथ देंगे। यदि गढ़वाली पलटन को यहाँ अंग्रेजों ने मारकर खत्म कर दिया तो दूसरी हिंदुस्तानी पलटनें डर जाएं। आगे जहाँ कहीं भी गोली चलाने का उन्हें हुक्म होगा, वह फौरन हमारे भाइयों पर गोली चला देंगी। कांग्रेस को अंग्रेज जगह जगह दबा देंगे। कांग्रेस और महात्मा गांधी का हुक्म है कि मरना सीखो, लेकिन मारने का ख्याल भी मन में न आने दो। हमने उन्हीं की बातों से देशभक्ति का पाठ पढ़ा। हमारे हथियार उठाने पर हमारे काम को पसंद नहीं करेंगे। हवलदार नारायण सिंह बड़े गंभीर स्वभाव के आदमी थे। कुछ देर सोचने के बाद उन्होंने कहा, क्या यह लोग इस समय हमारी बात मानेंगे? अच्छा, तुम्हारी जो राय हो, मेरा प्लाटून तुम्हारी बात को मानने के लिए तैयार है। चंद्र सिंह ने ऊंची आवाज से बोलते हुए सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। ए कंपनी, सभी भाई सुनो। जो कुछ हम लोगों को करना था उसे हम अच्छी तरह कर चुके। हथियार उठाने के लिए कांग्रेस और महात्मा गांधी का हुक्म नहीं है। आप लोग मेरी बात माने तो अपनी अपनी राइफलें कोत में जमा कर दें। इसी में हमारी भलाई। चंद्र सिंह की यह बात लोगों को बहुत बुरी लगी। वस्तुतः सभी बातों को पूरी तौर से समझने का तो लोगों को मौका नहीं मिला था। वह अंग्रेजों के खिलाफ बगावत करने का अर्थ समझते थे, अपनी राइफलों को उनकी तरफ घुमाना। चंद्र सिंह की यह बात सुनकर कंपनी के जवानों ने एक स्वर से कहा, हुँ। सभी चंद्र सिंह की ओर तनी भौहों से ताकने लगे, मानो वह देशभक्त नहीं देशद्रोही है। उन्होंने जवानों को धोखा दिया। किसी ने चिल्लाकर कहा, इसको मार डालो। उधर तो उसने 24 घंटे की नोटिस के साथ हमारे दस्तखतें
करा के सरकार के पास भेजी और अब कहता है कि राइफलें भी दे। हम तो अपनी अपनी राइफलें लेकर घर चले जाएंगे या 99 गोली को खत्म करके आखिरी गोली से अपना अंत कर लेंगे। उस समय सब अपनी अपनी कह रहे थे, कोई किसी की नहीं सुन रहा था। 20 मिनट तक यही स्थिति रही। फिर एक पुराने सिपाही बेलम सिंह ने कहा, ए कंपनी वालों, हवलदार चंद्र सिंह को गोली मारने में अगर भलाई है तो सबसे पहले मैं ही उसे मारने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आप में से वह आदमी निकलकर आगे आवे जो कि चंद्र सिंह के न रहने पर हम सबकी जिम्मेवारी अपने ऊपर लेने के लिए तैयार है। निकले वह कौन आदमी है जो चंद्र सिंह की जगह काम कर सकता है। मेरे ख्याल से जो कुछ अच्छा बुरा होना था सो हो गया। अब तक हमने चंद्र सिंह की बात मानकर सब कुछ किया। अब वह जो कुछ कहता है उसी को हमें मानना चाहिए। चलो कोट में राइफलें रख दे। नारायण सिंह ने बेलम सिंह को समझाकर यह कहने के लिए तैयार किया था। बेलम सिंह की बात सुनकर सारी कंपनी में सन्नाटा छा गया। लोगों का जोश जो दूसरी तरफ ढकेले जा रहा था वह मंद पड़ गया। सबके ख्याल बदल गए। सब चंद्र सिंह की ओर देखने लगे। नारायण सिंह ने भी इसी समय कहा, अगर चंद्र सिंह को मारने से आप लोगों की भलाई है तो उसे मारो। मैं तो अपनी राइफल कोट में रख देता हूँ। देशभक्ति के गीत गाते एक के पीछे एक सिपाही राइफलों को लिए कोट की ओर चल पड़े। कह रहे थे, मेरी राइफल तो कोट में रहना, संग में रहना तो संगीन बहना। चंद्र सिंह स्वयं जाकर क्वार्टर गार्ड से कोट की चाबियां लाए। उन्होंने एक कंपनी का कोट खोलकर उसके भीतर अपनी राइफल और सामान फेंक दिया। सारी एक कंपनी ने अपनी राइफलें रख दी। उसके बाद बटालियन की बाकी कंपनियों ने भी धड़ाधड़ अपनी अपनी राइफलें, कारतूस कोट में फेंक दिए। सभी अपनी अपनी बैरकों में चले गए। जब सारी बटालियन की राइफलें, कारतूस, मशीन गनें, बम, पिस्तौल, भुजालियां, खुकुरी आदि जमा हो गई तो हुक्म हुआ, जिसके पास भी कोई हथियार के पुर्जे, चाकू जैसी कोई चीज हो उसे कोर्ट में जमा कर दें। कोई भी अपनी कंपनी की सीमा से बाहर न जावे। सारी कंपनियों ने एडजुटेंट की रिपोर्ट दे दी कि अब हमारी कंपनियों में किसी के पास कोई हथियार नहीं है। अब गढ़वाली वीर दंत नक गलित सिंह थे, उनसे क्या डर हो सकता था। एक पूरी गोरी बटालियन ने आकर एकदम उनके चारों तरफ घेरा डाल दिया। जिधर देखें उधर गोरे ही गोरे दिखाई पड़ते थे। गढ़वाली बटालियन की जहां जहां ड्यूटी थी वहां वहां अब गोरे तैनात थे। मोटर लारियां सब चीजों को लाद लाद कर गोरा गारद के साथ उन्हें किले में पहुंचाने लगी। कुछ जोशीले जवान नहीं पसंद करते थे कि हम इस तरह बिना कुछ किए चुप रह जाएं। वह मरने मारने को ही कौम कुछ जोशीले जवान नहीं पसंद करते थे कि हम इस तरह बिना कुछ किए चुप रह जाएं। वह मरने मारने को ही काम समझते थे। उन्होंने चंद्र सिंह से भी कहा, आपने बड़ी गलती की जो हमारी राइफलें रखवा दी। अगर हमारे पास आज राइफलें होती तो इन गोरों को हम दिखला देते कि हमें भी मरना मारना आता है। चंद्र सिंह ने उनको शांत करते हुए कहा, भाइयों, अभी हमारे लिए वह समय नहीं आया है जिसके लिए आप लोग उतावले हो रहे हैं। जरूरत पड़ने पर राइफलें मिलनी मुश्किल नहीं होंगी। हमें देश के लिए मरने मारने के लिए तैयार रहने की हिम्मत। 24 अप्रैल 1930 की शाम के 6 बजे गढ़वाली वीरों को मालूम हो गया कि हमारी निहत्ती बटालियन अब गोरों की कैद में पड़ चुकी है। सामान किले में पहुंच चुका था। तब 11 से 4 सिख रेजिमेंट का एक अर्दली चंद्र सिंह की बटालियन में आया। उसने बतलाया कि हमारी बटालियन आपकी हर तरह से सहायता करने के लिए तैयार है। हमारी पलटन को आपकी पलटन के ऊपर पहरा देने का हुक्म हुआ था, लेकिन हमने ऐसा करने से इनकार कर दिया। आप लोग हथियार न दें, हम आपके साथ हैं। अर्दली बटालियन के सूबेदार मेजर के पास आया था। उन्होंने उसे चंद्र सिंह के पास भेज दिया। उस अर्दली के द्वारा चंद्र सिंह ने 11 से 4 सिख रेजिमेंट को संदेश भेजा, अब तो हमने अपनी राइफलें दी, लेकिन फिर भी हम आपकी सहानुभूति के इच्छुक हैं। 1 साल बाद डेरा इस्माइल खां जेल में रहते चंद्र सिंह ने उसी पलटन के सिपाही जिंदा खां से सुना था कि उस पलटन के 11 आदमी निकाल दिए गए थे। जिंदा खां खुद भी उन्हीं निकाले हुए में से थे।
विद्रोही दल का सरदार चंदन सिंह उस पलटन में जमादार था। पलटन में कुछ मुसलमान सिपाही, सिख रेजिमेंट के अतिरिक्त 2 पुलिस चौकियों ने भी गढ़वालियों का साथ दिया था। नंबर 21 पुलिस चौकी जमरूद रोड के फाटक पर तैनात थी। इसके पास ही एक कंपनी की बैरकें थी। दोनों के बीच सलाह मशविरा हो चुका था और वह एक दूसरे को पूरी मदद देने के लिए तैयार थे। नंबर 21 और नंबर 6 पुलिस चौकियों के आदमियों को कुछ दिनों तक नजरबंद करके छोड़ दिया गया। सिख पलटन के अर्दली ने गढ़वाली पलटन के सिपाहियों को धैर्य देते हुए कहा था, आप लोग घबराइए नहीं, हमारी पलटन आपकी पूरी तौर से मदद करेगी, लेकिन उसकी जरूरत नहीं। पलटन के गढ़वाली सैनिकों की तरह उसके कर्नल आदि अंग्रेज अफसर भी एक तरह नजरबंद और निहत्थे थे। उनकी क्रिचें और पिस्तौल जमा कर ली गई थी। यह बतला चुके हैं कि पहले सिख पलटन को पहरा देने के लिए कहा गया था, लेकिन उसने इनकार कर दिया। इस पर गोरों को पहरे के लिए भेजा गया। गोरे सिपाही हिंदुस्तानियों को काले गुलाम से बढ़कर नहीं समझते थे। पलटन में नाम और इज्जत दर्जे के अनुसार होती थी, लेकिन एक मामूली गोरा सिपाही भी एक हिंदुस्तानी पलटन के सूबेदार मेजर को सलाम तक नहीं करता था। गोरे सिपाही भी हिंदुस्तानी सिपाहियों की तरह ही अनपढ़ से होते थे। हिंदुस्तानी पलटनों को शिक्षित करने के लिए रोमन लिपि का इस्तेमाल भी अंग्रेजों की चाल थी। वह चाहते थे कि सिपाही रोमन में छपी हुई चीजों को ही पढ़े और हिंदी या दूसरे अक्षरों में छपी पुस्तकों और अखबारों को ना पढ़ सके, क्योंकि वैसा होने से उनमें राष्ट्रीय भावना पैदा होने का डर था। गोरी पलटन ने पूरी तरह से सभी बातों पर काबू पा लिया था। हुक्म हुआ 7 बजे शाम को गढ़वाली क्लब में सभी गढ़वाली अफसर और ओहदेदार और एक कंपनी के सैनिक व्याख्यान में शामिल हों। जनरल साहब आ रहे थे। 7 बजे जब सब लोग गढ़वाली क्लब में एकत्रित हुए तो एडजुटेंट टक्कर के सिवा वहां कोई भी अंग्रेज अफसर नहीं था। टक्कर ने उनसे कहा, जवानों, ब्रिगेडियर जनरल साहब ने आपके लिए हुक्म भेजा है। उसी हुक्म को सुनाने के लिए मैंने आप लोगों को यहाँ बुलाया है। जनरल साहब और सभी अंग्रेज अफसर आपके इस काम से बहुत नाराज हैं। जनरल साहब कहते हैं, गढ़वाली पलटन ने आज तक अंग्रेजी सेना में सबसे ज्यादा अच्छा और बहादुरी का काम किया। मुझे स्वप्न में भी यह ख्याल नहीं था कि गढ़वाली सैनिक कभी हमारे साथ ऐसी धोखेबाजी करेंगे। जब से गढ़वाली बटालियन खड़ी की गई तब से आज तक गढ़वाली अंग्रेज सरकार के खैरवाह और नमक हलाल रहे। पिछले महायुद्ध में गढ़वाली पलटन ने अपने बादशाह सलामत के लिए बड़ी बहादुरी से लड़ी। इसी बहादुरी के लिए अंग्रेज सरकार ने गढ़वाली बटालियन को रॉयल खा खिताब दिया। पुराने सरदारों और सिपाहियों की ईमानदारी और खैरखाई के लिए यह किया गया था, लेकिन आज आप लोगों ने अपने पहले की खून और पसीने से हासिल की गई इज्जत को मिट्टी में मिला दिया। यह काम अच्छा नहीं हुआ। अब हमेशा के लिए अंग्रेज अफसरों की नजरों में आपका विश्वास और इज्जत जाती रही। मेरा ख्याल है कि यह काम आप लोगों ने खुद नहीं किया, बल्कि कुछ बदमाशों के बरगलाने और इस पलटन के अफसरों की असावधानी से यह सब हुआ। मुझे उम्मीद है कि अब भी आप लोग संभल जाएंगे। जिन आदमियों ने यह बगावत करवाई वह अपने को प्रकट करके कहें कि यह काम हमने किया और इसीलिए किया। अगर वे लोग हमारे पास आकर माफी मांग ले तो हम उनको माफ कर सकते हैं। अगर उनकी मांगे उचित हैं तो हम उन पर गौर करेंगे। ब्रिगेडियर का हुक्म सुनाकर टक्कर ने कहा, मैं समझता हूँ जिन लोगों ने यह बगावत कराई वह आप लोगों में से ही होंगे। मेरी सलाह है कि वह बाहर निकलकर कबूल करे कि हमने यह काम किया। आखिर उनको तो निकलना ही पड़ेगा। फिर उनकी वजह से इतने लोग क्यों मुसीबत में निकल आए वे आदमी। मैं वादा करता हूँ कि उन्हें मैं बहुत कम सजा दिलवाऊंगा। नहीं तो सबको मालूम ही है कि फौजी बगावत करने पर कितनी सजा मिलती है। कितनों को गोली मारी जाएगी, कितनों को काला पानी भेजा जाएगा। क्यों सूखी लकड़ी के साथ गीली लकड़ी भी जले। इसीलिए जो लोग अपने को आफत से बचाना चाहते हैं वह बता दे कि फलाने ने यह बगावत कराई। टक्कर की बात सुनकर सिपाहियों के बीच से आवाज निकली, तुम
माफी मांगो, हमने कोई कसूर नहीं किया। हल्ला मचाते चुप रहो कहते सब लोग क्लब से बाहर चले गए। गढ़वाली सरदार और खैर खां, औहदेदार, हवलदार, मेजर, जमादार आदि भीगी बिल्ली की तरह टक्कर का मुंह देखते खड़े रहे।